बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर है, तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, इसके बारे में हमें पहले जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? इज़ द सराउंडिंग ऑफ द फिज़िकल सिस्टम। हमारे फिज़िकल सिस्टम में जो सराउंडिंग में है सब कुछ क्या है? इन्वायरमेंट है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जैसे ये है, द सराउंडिंग ऑफ ए फिजिकल सिस्टम दैट में इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय एक्सचेंजिंग mass एनर्जी और अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि हमारी जो एक्सचेंजमेंट हो रही है वो इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इन फॉर्म एक्सचेंज ऑफ द मैस। तो ये सब कुछ क्या है? इन्वायरमेंट के साथ हमारी जो एक्सचेंज है इन डिफरेंट चीज़ों की, हमारी सराउंडिंग के साथ, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो सराउंडिंग के साथ जो हमारी चेंजिंग है, एक्सचेंज है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी इन्वायरमेंट के अंदर कंसीडर होंगी। तो एक और भी इसकी डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की एक और डेफिनेशन भी है, और वो है द इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट encompasses all living and नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंट है, इट्स मीन क्या होगा कि encompasses ऑफ all लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को कंबाइन करके जो हमारा बनता है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हमारी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। अभी हम चलते हैं केमिस्ट्री की, और फिर हम चलेंगे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री आपको पता है क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। स्टडी ऑफ द मैटर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि हमें वही जो चीज़ें, जैसे हमने कहा था ऊपर इन्वायरमेंट के अंदर, कि इन्वायरमेंट में क्या होता है? इन्वायरमेंट में हमने कहा था एक्सचेंज ऑफ द मैस एंड एनर्जी, ये होती है। ठीक है, जैसे ये है कि एक्सचेंज ऑफ मैस एंड एनर्जी एंड अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। अभी हम इसी चीज़ों की जो अगर कंपोजिशन, उसी मैस की कंपोजिशन, उसी एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो रिलेटिव, उनकी और उनकी जो उस मैटर की, उस एनर्जी की वजह से जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री नीचे भी है इसकी डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ द साइंसेस दैट स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ द मैटर। ठीक हो गया, यानी कि कंपोजिशन को स्टडी करना है, वही मैटर जिस मैटर का हमारा नॉन लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सचेंज हो रही हैं। हमें उसकी एनर्जी को, उस जो मैटर है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर क्या हैं। इसको हम सारी चीज़ों को जो स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जो फिज़िकली हमारा इंटरेक्ट होता है डिफरेंट लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी करते हैं, ये हम अंडर केमिस्ट्री करते हैं। और इन्हीं चीज़ों की अगर हम बात करें तो फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करना और समझना बहुत आसान हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। It is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena. It is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena that occur in natural places, or study of the sources. Study of the क्या होगा? Sources, reaction, transport and
देयर इफेक्ट एंड फैक्ट्स ऑफ द केमिकल। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ द सोर्सेज के उस मैटर का सोर्सेज क्या है, जो मैटर जिसकी कंपोजिशन आपको स्टडी करनी है, ठीक है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, और आगे फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं। यानी कि तो इन चीज़ों को अगर स्टडी किया जाए इन एयर सॉइल एंड वाटर इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। बेसिकली जो इन्वायरमेंट होता है वो कंपोजिशन इन तीन ही चीज़ों का होता है ना। तो वो कंपोजिशन होता है इन्वायरमेंट के अंदर होती है एयर, इन्वायरमेंट के अंदर होता है सॉइल, इन्वायरमेंट के अंदर होता है वाटर। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर मेजर रोल प्ले करती हैं और यही इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। तो इसलिए द स्टडी ऑफ द सोर्सेज, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट्स, इफेक्ट एंड फैक्ट्स ऑफ द केमिकल स्पीशी इन एयर, सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हमारे पास ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, बल्कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, कि ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, ये इसका जो लिंक है वो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये इंटरडिसिप्लिन का मतलब है मुख्तलिफ डिसिप्लिन के साथ इसका लिंक है। ठीक है, अब मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि इसका जो लिंक है इन्वायरमेंट का वो फिज़िक्स के साथ भी होगा, इसका बायो के साथ भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए एक मैटर जो है जब हमने उसको स्टडी करना है, उसकी नेचर को देखना है, तो हमें फिर डिफरेंट आस्पेक्ट उसके देखने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत ब्रॉडेड फील्ड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो ब्रॉडेड फील्ड है ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज के अंडर आती है। ठीक हो गया, बिकॉज हेयर इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक, हम एटमॉस्फेरिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं, एक्वाटिक, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं, एंड सॉइल केमिस्ट्री, और सॉइल केमिस्ट्री को भी हम स्टडी करते हैं। तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अगर हमने कोई मसलन एनी एक्वेटिक लाइफ के बारे में जानना है तो हमें मे बी बायो में जाना पड़ेगा। अगर हमें सॉइल उसके बारे में जानना है कि सॉइल के कंपोजिशन क्या है तो फिर हमें केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर बाद समटाइम हमें एटमॉस्फेयर में देखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट उसके ऊपर क्या है। तो दैट्स वाई ये एक बहुत ब्रॉडेड फील्ड है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉडेड फील्ड है साइंसेस की। इट इज़ द बेस्ट कोऑर्डिनेशन विद द एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसका जो सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेशन है वो होती है विद एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम बाकायदा तौर पर उसके अंदर स्टडी करते हैं एनालिटिकली किसी भी कंपोजिशन के अंदर, कि जैसे कि हमारे पास मैटर हो और उस मैटर में हमने ये देखना हो कि ये कितने परसेंट प्योर है, या अगर लेट्स सपोज अगर नेचुरल मिल्क है तो उस नेचुरल मिल्क में हमें ये देखना है कि स्टार्च की क्वांटिटी क्या है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट देखेगा। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि टमाटो जो है इसमें स्टार्च है या नहीं है, तो ये क्या एनालिटिकल केमिस्ट देखेगा। तो इसका जो अगर हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का स्टडी करना है तो इसके लिए जो बेस्ट स्टडी का फील्ड है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो स्टडी दी केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन द इन्वायरमेंट। तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस को जो इन्वायरमेंट के अंदर मुसलसल हो रहे हैं, विच आर इम्पॉर्टेंट बाय द ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़, और स्पेशली जो फोकस होता है वो ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ के साथ होता है। तो इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो स्टडी द केमिकल प्रोसेस अकरिंग बाय द इन्वायरमेंट विच आर इम्पॉर्टेंट बाय द ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको इम्पॉर्ट कर रहे हैं। दीज इम्पैक्ट में बी feel on the local scale through the presence of the urban area। ठीक है, ये हम जो इसको लोकल स्केल के ऊपर भी देख सकते हैं, जो कि अर्बन स्केल जिसको कहा जाता है। अर्बन एरिया पोल्यूटेंट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द chemical waste site as on the global scale through the depletion of the स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है। तो हमें चीज़ें स्टडी जो करनी है वो इसके अंदर देखें कि हम इसको चाहें तो लोकल लेवल से स्टार्ट करें कि हमारी जो लोकल लेवल के ऊपर एयर पोल्यूशन है वो कितनी है और उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट वाटर जो इन्वायरमेंट में उनका इंक्लूड हो रहा है, तो वो भी ग्लोबल स्केल के ऊपर और लोकल स्केल के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है और क्या इफ़ेक्ट है कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर जो है, जो ओजोन की लेयर है उसको ये डिप्लीट कर रही है, उसकी ये ब्रेक डाउन कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग का भी यही सबब बन रही है। तो इन चीज़ों को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हो गया। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो कहाँ पर होगा इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, ऑन द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ दीज केमिकल प्रोसेस। हमें फंडामेंटल्स जो हमारा फोकस है, ये जो यहाँ से कटिंग है इस यहाँ पे लिखा हुआ है आवर फोकस ऑन द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। जो फंडामेंटल बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है नेचर की, उसको स्टडी करना ये हमारे लिए, और उसके केमिकल प्रोसेस को देखना यहाँ तक हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द अनकंटामिनेटेड द इन्वायरमेंट। हमें सबसे पहले जो हमारे फोकस है किसी भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट का वो ये होना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को कंटामिनेंट से कैसे जो है वो पार कर सकते हैं, यानी कि उसको अनकंटामिनेटेड हम कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। तो हमें इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। विच केमिकल इन दैट कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट नेचुरली, विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल to occurring study of the effect humans have on the environment through the release of the chemical। तो हमारा ये फोकस ये होगा यहाँ पर कि एक केमिस्ट का भी सबसे पहले तो जो है देखें कि हमारा फोकस क्या है। फोकस है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर और उस नेचर के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। नंबर 2 जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, यानी कि एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट का पर्पस क्या है। ये दो पर्पस हैं। नंबर 1 उसका पर्पस क्या है, उसको अंडरस्टैंड होनी चाहिए नेचर की, कि उस नेचर के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। और फिर उसकी जो ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर काम करके कैसे उस इन्वायरमेंट को अनकंटामिनेटेड कर सकता है, जिसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के केमिकल जो नेचुरली भी प्रेजेंट हैं और जो सिंथेटिकली भी उसका पार्ट बन रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम ये ना कर सकें, विदाउट दिस इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्यूरेट स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द ह्यूमन ऑन द इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता तो हम फिर क्या स्टडी करेंगे, फिर हम कुछ भी स्टडी उसकी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये होगा हमारा भी टॉपिक। जी 2 पार्ट हैं इसके, एटमॉस्फेरिक और पोल्यूशन। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर it is a layer of the gases surrounding planets or other material body। एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ द गैसेस है। हर प्लैनेट्स, हर जो सियारा है उन गैसेस ने सराउंड किया हुआ है, या अदर मटेरियल बॉडी या अदर कुछ भी उसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उन गैसेस के साथ। ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कि एटमॉस्फेयर में हमारी जो है उस प्लैनेट्स का इन्वायरमेंट, क्योंकि हम ओवरऑल स्टडी करेंगे ना, ठीक है, एक ग्लोबुलर स्टडी करेंगे, तो उसमें जो लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग आर प्लैनेट्स और अदर मटेरियल बॉडी
इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजन। और आपको पता है अर्थ में जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन 78% है। तो ये जो मोस्टली जो हमारी अर्थ की कंपोजिशन है वो किससे है? नाइट्रोजन से। इट इज़ आल्सो कंटेन द ऑक्सीजन यूज्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी इसका पार्ट होता है। और लेकिन सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसकी होती है? वो होती है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन भी इसका पार्ट होता है और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आपको पता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय द प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है इसी तरह प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। ठीक है, एलजी, फंजाई और सियानोबैक्टीरिया एट्सेट्रा फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये सब कुछ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब भी चलेगा अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इन्वायरमेंट में बेसिक चीज़ें जो हैं वो तीन हो गई। नाइट्रोजन हो गया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और उसके अंदर ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग हैं, इनके लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स के लिए चाहिए। अब ये जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका काम क्या है? दीज गैसेस प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम द जेनेटिक डैमेजिंग। ये उनको जेनेटिकली डैमेज नहीं होने जाते। अब जेनेटिकली डैमेज कब होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? जब उनके ऊपर सोलर की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं। ठीक है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये डैमेज करती हैं जीन्स को। तो ये वाली जो गैसेस होती हैं, ये जो कंपोजिशन है डिफरेंट टाइप के गैसेस की, ये हमें प्रोटेक्ट करती है उन अल्ट्रावायलेट रे से जो कि सन से रेडिएट होके हमारी अर्थ तक आ रही होती हैं। ठीक है, और ये ना कि जस्ट हमें उससे सेव करती हैं, बल्कि ये जो सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज जो उसके अंदर बहुत डैमेजिंग रेज होती हैं उनसे भी ये हमें सेव करती हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन भी इसको कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज़ ए फिनोमेना in which the interaction of the particle interaction, देखें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है इंटरेक्शन। ठीक है, कि वो जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है उनकी क्यों इंटरेक्शन हो रही है? क्योंकि वो जो इनकी इंटरेक्शन है डिफरेंट पार्टिकल की, वही तो बिगर क्लस्टर बनाती है, वही तो डैमेज करती है हमारे इन्वायरमेंट को। तो इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल or other harmful material into the earth atmosphere causing the disease even death to the human being। ठीक है, डिजीज़ तो होंगी लेकिन उसके साथ क्या होगा? डेथ टू ह्यूमन, डैमेज टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होगा कि एवरीथिंग दैट इज़ द हार्मफुल मटेरियल इंटर इनटू द आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल है वो एयर पोल्यूशन है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल है वो क्या है? एयर पोल्यूशन है। तो ये एयर पोल्यूशन की यहाँ पर हम एक एग्जांपल, एक सिंपल सी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। और एयर पोल्यूशन में एक केमिस्ट जो है वो क्या देखता है? वो यही देखता है ना कि वो डिफरेंट जो पार्टिकल हैं किस तरीके से वो हार्मफुल उसके लिए बन रहे हैं, और यही देखना चाहिए और यही अंडरस्टैंडिंग भी उसकी होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं ये इफ़ेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म को। ठीक है, और इवन के जो फूड क्रॉप्स हैं उनको तबाह करेंगे। एयर पोल्यूशन इज़ कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर आर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अब एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? एयर पोल्यूशन का सोर्स, अब सोर्स है इसका जी नंबर 1 तो नेचुरल, दूसरा है
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो हम नेचुरली नहीं बल्कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। नेचुरली तो ये है ना एयर पोल्यूशन के लिए कि जैसे कुछ रेज जो हैं वो सन से रिलीज़ होके आ रही हैं, कुछ ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनके पार्टिकल्स की आपस में रिएक्शन है, तो वो तो है नेचुरल सोर्सेज हैं। और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कौन से हैं? जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के तौर पर चलते हैं। जैसे अगर गाड़ी चलेगी तो ज़ाहिरी बात है एयर पोल्यूशन भी उससे क्रिएट होगी, तो ये क्या है, गाड़ी का चलाना क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। अगर फैक्ट्री के अंदर हम कोई प्लांट चला रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है। यानी नेचुरल के अलावा ये दो ही सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के, एक तो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल जो होता है वो माइनर होता है, क्योंकि नेचर ने इस तरीके से एडजस्ट किया होता है तमाम चीज़ों को कि वो सारी एक दूसरे के साथ आलमोस्ट बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनको एक दूसरे के साथ कोई बैलेंस ना ही नेचर करती है, ठीक है, और ना ही फिर हम उसके ऊपर इतना फोकस करते हैं। जस्ट हमें ये है कि हमने काम कैसे निकालना है, ठीक है। अगर कोई बंदा फैक्ट्री लगाता है तो वो कहता है बस ठीक है फैक्ट्री चलनी चाहिए, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पोलूटेंट्स क्या हैं? पोल्यूशन के अंदर जो होते हैं पार्टिकल उनको पोलूटेंट्स कहते हैं। पोलूटेंट्स इज़ ए सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन हैव एन एडहेसिव या एडवर्स इफ़ेक्ट, जिनके बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट होते हैं ऑन ह्यूमन एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोलूटेंट्स, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट हैव वेरी एडवर्स इफ़ेक्ट, बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी और पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर भी, उसको हम पोलूटेंट कहते हैं। दिस सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड, ड्रॉपलेट और गैसेस। अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल एयर में इंक्लूड होते हैं, और फिर वही जो समटाइम पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड और फिर ड्रॉपलेट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो डायरेक्ट गैसेस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ए पोल्यूटेंट कैन बी नेचुरली ए पोल्यूटेंट कैन बी ऑफ नेचुरल ओरिजिन आर मैन मेड। अब पोल्यूटेंट जो होता है वो नेचुरल ओरिजिन भी उसका हो सकता है, और मैन मेड वही जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिसको हमने कहा था वो सारे के सारे मैन मेड होंगी, और नेचुरली भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेंट नेक्स्ट है हमारे पास जी, हमने इसको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट ये हैं कि जो डायरेक्ट रिलीज होते हैं किसी भी चीज़ से, उसको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं, और वो हार्मफुल भी होते हैं। पोल्यूटेंट की तो डेफिनेशन हो गई कि वही जो एवरी हार्मफुल पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट वो पोल्यूटेंट है। तो जो डायरेक्ट रिलीज़ होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मोटर बाइक से, मोटर व्हीकल से रिलीज़ होती है, और अगर किसी इंडस्ट्री से सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है तो वो भी क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये क्या है, it produce primary pollutant produced from the process such as the ash from the volcanic eruption, exhaust of the carbon monoxide from the motor vehicles and released of the SO2 from the industries। तो ये जो डायरेक्ट इस फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, मोटर व्हीकल्स की फॉर्म में इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, तो ये सारी क्या हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, ठीक है। ये निकलते ही इस फॉर्म में है, निकलते ही ये डेंजरस फॉर्म में है। नेक्स्ट होगा हमारे पास जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। दूसरी है जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Secondary pollutants are not emitted directly,
ठीक है, प्राइमरी जो हैं वो डायरेक्ट एमिट होंगे, इनके वो पार्टिकल जो डायरेक्ट हमारे किसी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट का पार्ट बन रहे हैं, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और सेकेंडरी जो हैं वो डायरेक्ट एमिट नहीं होते, रेदर देन दे आर फॉर्म इन द एयर, बल्कि ये क्या होते हैं, वो एयर में ही बनते हैं। व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट और इंटरैक्ट, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट उसके साथ मिक्सअप होते हैं, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो इट्स सेल्फ डेंजरस नहीं होते। ये पोल्यूटेंट उस वक्त तक पोल्यूटेंट नहीं कहलाते जब तक इसके साथ प्राइमरी पोल्यूटेंट इंटरैक्ट नहीं करते। जब तक प्राइमरी पोल्यूटेंट उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते उस वक्त तक हम इनको पोल्यूटेंट नहीं कहते। लेकिन जब प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी भी मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो उस इंटरेक्शन की वजह से ज़्यादा हार्मफुल बन जाते हैं, तो हम उसको फिर कहते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होंगे, जो डायरेक्ट रिलीज होते हैं किसी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, किसी भी सोर्स से, और वो सोर्स नेचुरल भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल भी, मैन मेड भी हो सकता है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो हैं ये एयर में तो होंगे, इन्वायरमेंट का पार्ट तो होंगे, लेकिन इट्स सेल्फ ये डेंजरस नहीं है, इट्स सेल्फ ये डेंजरस नहीं होते। लेकिन क्या होता है, जब ये किसी प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ मिलते हैं तो एक बहुत ही डेंजरस किस्म के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अगर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड किसी और के साथ मिले तो ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाएगा, क्योंकि सल्फ़र के पास 6 वैलेंसी है और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक रिएक्ट कर सकता है। अगर ये +6 तक बनाएगा तो बहुत ही ये एक बिगर और कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना लेगा, जो कि एक हैवी पोल्यूटेंट बन जाएगा इन्वायरमेंट के लिए। तो ये क्या होगा, व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट और इंटरैक्ट, एग्जांपल क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ये जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ इंटरैक्ट करती है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है वहाँ से, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये है जी इसकी क्लासिफिकेशन, यहाँ तक ही अभी हमें करना है। बाकी जो नेक्स्ट है, मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीलॉग है उसके अंदर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, इसके ऊपर हम अभी इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अभी हमने पढ़ा क्या है, हमने इसके अंदर पढ़ा है व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, हमने पढ़ा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, और उस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा है इसमें कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, और उसमें फिर एटमॉस्फेयर क्या है और पोल्यूटेंट्स क्या हैं, और फिर वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है कि पोल्यूटेंट्स आगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये अभी तक हमारा लेक्चर है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के ऊपर बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।